फिर से स्वागत है आज के वीडियो में। कल की वीडियो में हमने जब पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें हमने देखा था कि जब हमने स्टार्टिंग की थी प्रागैतिहासिक काल से, उसमें हमने जब 3 भागों में पाषाण काल को बांटा था, उसमें हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया था और मानव प्रजाति जैसे कौन कौन सी मानव प्रजाति हैं उन सब के बारे में हमने आगे से देख लिया था। ये हमारा कल का टॉपिक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के बारे में भी पढ़ा था जब हम पूरा पाषाण काल संस्कृति पढ़ रहे थे। वैसे ही हस्त कुठार संस्कृति पढ़ा था। और ये क्यों पढ़ा था हमने, क्योंकि जो पूरा पाषाण कालीन उपकरण है उसमें चॉपर चॉपिंग और हस्त कुठार बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इस कारण से हमने 2 नाम संस्कृति के दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हमारी है क्लास 2 और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से आपको ये हो जाएगा कि जब आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे और आप इजीली प्राप्त कर लेंगे इस क्लास को। सबसे पहले देखेंगे हम मध्य पुरा पाषाण काल से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पूर्व पाषाण काल को पढ़ा था। तो मध्य पुरा पाषाण काल, इससे सबसे पहले हम देखेंगे कि एस.डी. सांकलिया जो है, इन्होंने गोदावरी की जो सहायक नदी, कौन सी नदी है, प्रवरा, उसके निकट एक स्थान है जिसको कहते हैं नेवासा। सर्वप्रथम मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको नेवासा में ही मिले हैं। इसका हम लास्ट में एक अपन माइंड मैप बना लेंगे कि किसमें, कौन से युग में कौन सा स्थान है सबसे प्रथम पाया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमने ये देखा नेवासा महाराष्ट्र, इसमें क्या मध्य पुरा पाषाण काल के जो हैं उपकरण हमें यहाँ पे देखे गए हैं। ठीक है, अभी एक नाम आता है मोस्तारी संस्कृति। मोस्तारी जो संस्कृति है, मतलब कि उस टाइम पे कैसा क्या चलता था, एक संस्कृति के नाम से, मोस्तारी संस्कृति के नाम से भी पुरा पाषाण काल, ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है उससे ही ये संबंधित है। यदि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि मोस्तारी संस्कृति किस काल से संबंधित है, तो आप इसमें कोई भी गलती मत करिएगा क्योंकि ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अब इसमें कॉमन सा देखें कि उपकरण कौन कौन से यूज़ हुए हैं। फलक, इसको हमें सबसे पहले याद रखना है क्योंकि फलक ही इस काल की प्रधानता है। और फलक मतलब कि ब्लेड, एक प्रकार का ब्लेड जो लिखा हुआ है, बेदनी, बेधक और सल्क से बनी हुई कुर्जनी, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट उपकरण हैं जो इस काल में प्रमुख रूप से देखे गए हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली कौन सी बात है कि एस.डी. सांकलिया ने मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। अभी मैंने इससे पहले बताया है कि फलक इसमें प्रधान है। फलक जो हमारा एक उपकरण है इस काल में प्रधान है। इस कारण से जो एस.डी. सांकलिया हैं उन्होंने फलक संस्कृति का भी नाम ही दे दिया। इस काल को मतलब फलक संस्कृति ही दे दिया। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है, मध्य पुरा पाषाण काल। कुछ लोग बोलते हैं कि खुरसनी जो बेधक है उसके नाम से भी इस संस्कृति को नाम दिया गया है। चलिए हम इसमें स्थान देख लेते हैं कौन कौन से स्थान हैं। तो ये नेवासा, सबसे फर्स्टली जब हमने ये पढ़ा मध्य पुरा पाषाण काल, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, सबसे पहले उपकरण वहीं से मिले थे, इसलिए ये नेवासा तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ बिहार में जो सिंहभूमि और पलामू, अब आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सिंहभूमि और पलामू ये तो झारखंड में है। तो हो सकता है कि जो पुरानी बुक्स हैं उसमें लिखा होगा, क्योंकि झारखंड सबसे पहले तो बिहार में ही था, उस कारण हो सकता है कि इनको कन्फ्यूज़न हो गई होगी। आप इसको झारखंड ही लिखिएगा। अब यूपी में चकिया और सिंगरौली बेसिन, अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सिंगरौली बेसिन तो यार मध्य प्रदेश में है। लेकिन यदि आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सिंगरौली है, ये सिंगरौली का बेल्ट है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगा हुआ है, जिस कारण से उत्तर प्रदेश में भी सिंगरौली बेसिन का भाग पाया जाता है। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका, इसका तो सबसे बड़ा रोल है ही, हम जो कि आगे देखेंगे ही। और फिर है इसके बाद राजस्थान, हिमाचल और अन्य भी ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनमें मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। अब इसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारा उत्तर पुरा पाषाण काल। इसमें कौन कौन से औजार प्रमुख हैं, फलक है, चाकू है, तक्षड़ी है। उसी के आधार पर कुछ लोगों ने फलक एवं तक्षड़ी संस्कृति बोल दिया। यदि ये आपको अच्छे से ना दिखाई दे तो तक्षड़ी ऐसे लिख लीजिएगा।
कुछ लोग बोलते हैं चागु संस्कृति। तो फलक संस्कृति केवल कहाँ पाई जाती है, जो अपन ने अभी देखा, अभी पढ़ा, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल में, सॉरी, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मध्य पाषाण काल या मध्यपुरा पाषाण काल। एक्चुअली हमने जो पुरा पाषाण काल है उसको ही 3 भागों में बांटा था कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्यपुरा, जहाँ ये पुरा लगता है मतलब इसके ही सब विभाजित हैं, सब डिवाइडेड हैं। और यदि मध्य पाषाण काल मतलब कि आगे का काल जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके स्थान कौन कौन से हैं? सिंह भूमि, ये देखिए इसमें तो ये झारखंड लिखा है, मतलब पीछे वाला उसमें बिहार का ही भाग था, तब उसकी बात चल रही थी। फिर जोगदहा, ये नाम जो है, इतना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो नाम है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है और हमें एग्ज़ाम देने वाले हैं MP सेट का। तो उस कारण से ये जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ भी सकता है कि जोगदगा कहाँ है, बम्बुरी कहाँ है, रामपुर कहाँ है, तो इसमें हम मध्य प्रदेश का ही ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। देखिए ये जोगदहा, भीमबेटका, बम्बुरी, रामपुर और बागुर, ये सभी MP के स्थान हैं। ठीक है, जिसमें हमें उत्तर पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं। BS बाकड़कर, विष्णु बाकड़कर जी हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई MPPSC में ये क्वेश्चन भी आ गया है। तो ये पूर्व MPPSC का क्वेश्चन भी है कि गुफा चित्रकारी कहाँ है? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी क्या है कि पहली बार गुफाओं का प्रयोग और गुफा चित्रकारी का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। बहुत सारे सोर्स में ये लिखा है, कहीं कहीं कुछ अलग भी लिखा है, लेकिन यदि हमें ऑप्शन में ये पॉइंट मिले तो इसको टिक कर देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो बेटम चेरला है, को सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है। बेटम चेरला को के पास स्थित मुक्षतला चिंतामणि गवी मतलब होता है गुफा। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो गवी को गुफा कहते हैं, उस कारण से इसमें गवी लिखा है। तो मुक्षतला चिंतामणि गवी से उच्चपुरा पाषाण कालीन गुफा अवशेष मिले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? फिर इम्पोर्टेंट ये है कि जो उपकरण है वो 90% हड्डियों से बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है कि ऐसा कौन सा स्थल है, या फिर आंध्र प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें 90% हड्डियों से अवशेष या औजार बनाए गए हैं। तो वो है मुक्षतला चिंतामणि गवी मतलब गुफा। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के बेटम चेरला में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा, ये कहाँ पे है? बेलन घाटी में है। और बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के समीप जो स्थान है लोहदनांग, ये लोहदांग नाल है। इसमें मातृ देवी की, और वो भी कौन सी? हड्डी की प्रतिमा। मातृ देवी की हड्डी की प्रतिमा लोहदांग नाल में मिली हुई है। ये महाराष्ट्र, आप देखेंगे महाराष्ट्र का भी कौन सा स्थान? पटवे। ठीक है, पटवे में शतरमुर्ग के अंडे मिले हैं। अब अंडे तो मिले हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो जो इम्पोर्टेंट है कि अंडे का जो ऊपर का छिलका रहता है ना, आपके यहाँ कुछ भी बोलेंगे, जो ऊपरी भाग, वहाँ जो खरोच के लाइनें बनी हुई हैं, तो उसके निशान पाए गए हैं जो कि उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। इस कारण से हमने इस पॉइंट को भी लिया है। अब ये देखेंगे बेलन घाटी में, मतलब कि उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में चौपानी मंडो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है, जहाँ से उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर नव पुरा पाषाण काल तक का कार्यक्रम, मतलब कुछ हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि सम्मिलित रूप से कौन कौन से हैं? उच्च पुरा पाषाण काल से भी संबंधित है और नव पुरा पाषाण काल से भी संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं कि आधुनिक स्वरूप वाले मानव मतलब होमोसेपियंस। अभी हम वर्तमान में कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? होमोसेपियंस सेपियंस। लेकिन जब हम मध्य पुरा पाषाण काल के युग में आए तब तक वहाँ पे होमोसेपियंस आ चुके थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि होमो इरेक्टस, अब होमो इरेक्टस का ही विकसित स्वरूप जो है होमोसेपियंस है। मतलब यहाँ के काल में हम होमोसेपियंस तक आ गए थे। अब हम आगे देखते हैं, ये सब तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आने वाले हैं मध्य पाषाण काल में। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा हो गया है, तो जी इसीलिए मैं कह रही थी कि पूरा वीडियो देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जो इसमें लिखा है इससे ज़्यादा मैं बोलती हूँ
जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल, जो कि एनसीईआरटी के तहत 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य इसका कार्यकाल माना जाता है। माइक्रोलिथ मतलब कि मध्य पुरापाषाण काल, माइक्रोलिथ जो उपकरण है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1867 ईस्वी में एससी कार्लाइल ने। किसने की थी? एससी कार्लाइल ने। यदि आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ, एससी कार्लाइल। माफ़ कीजिए, मेरे पास बड़ी स्क्रीन नहीं है, उस वजह से मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर शॉर्ट्स या फिर खुद वीडियो बनाने पे आपको ये समझा दूँगी, ठीक है। अब इन्होंने किन्होंने? एससी कार्लाइल ने ही भारत में गुफा चित्रों की खोज की। जो हम गुफाएं देखते हैं उसमें जो हमें चित्र, विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, वो इनकी खोज किसने की? एससी कार्लाइल ने। चलिए आगे देखते हैं। ये है भारत में मध्य पाषाण काल, होलोसीन युग। अब आप सोच रहे हो जो सेकंड क्लास देख रहे हैं कि होलोसीन युग कहाँ है, तो उसके लिए आप मेरी फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें मैंने युग के बारे में बताया और सबसे पहले होलोसीन युग से ही हमने स्टार्टिंग की थी कि वहीं से जो इतिहास है उसकी लेखन कला का शुरुआत हो चुका था। तो आप पहले सेकंड क्लास देखने से पहले फर्स्ट क्लास अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, तभी आपका बेस क्लियर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। स्थल तो बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, राजस्थान में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं और सबसे प्रमुख अपना मध्य प्रदेश, ये तो हैं ही। तो इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो वहीं से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बेसिकली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है उसमें सराह नाहर राय, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा ये शब्द, और महदहा और दमदमा। आपको लग रहे होंगे कैसे शब्द हैं, याद भी नहीं होते, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, बार बार बोल के आप इसको रिपीट कर सकते हैं। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। एक बार अपने मन में बोलने के बाद खुद भी बोलिएगा कि सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। ये जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक आप इनको याद करते रहिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सराय नाहर राय है और महदहा है, इसमें कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले अपन सराय नाहर के बारे में बात करते हैं। तो जो सराय नाहर है ना, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 4MW। अब इसमें क्या है भाई, इसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। मतलब अब 2 मेल 2 फीमेल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सराय नाहर राय जो एक स्थान है, वहाँ से एक कब्र मिली है। कब्र में जो युगल समाधि है उसमें लोगों की संख्या कितनी है? 4, जिसके तहत 2 मानव हैं और 2 स्त्री। मतलब मानव तो सभी हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये देखिए, सराय नाहर राय और महदहा दोनों में अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन मुझे आया था, मैंने आपको कल भी बताया कि अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सराय नाहर राय में। और सर्वप्रथम आक्रमण या युद्ध जैसे साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। तो हम जब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ युद्ध कंकाल, नरकंकाल, 41 कंकाल मिले हैं। तो ये जगह भी प्रमुख है उसी के हिसाब से, और स्तंभ गर्द भी पाए गए हैं यहाँ पे। अब चलिए आप पढ़ते हैं। हमने सराय नाहर के 3-4 पॉइंट देख लिए, आप देखते हैं महदहा की। तो महदहा जो है उसमें सर्वप्रथम बूचड़ खाना या वध स्थल मिला हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहीं पे हड्डियों के साक्ष्य भी बहुत मात्रा में मिले हैं, जो कि हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो हमें वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने वो लिखना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन लास्ट में हमें वो इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए हमने लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो है और आना है, इसीलिए हमें सब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो महदहा है उसमें सर्वप्रथम बूचड़ खाना मतलब कि वध स्थल, जहाँ पे अपन जानवरों को मारते हैं। मतलब इसको नेगेटिव पॉइंट में मत लीजिए, उस काल में ऐसा ही चलता था, उस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें स्त्री और पुरुष, सिर्फ एक ही स्त्री और एक ही पुरुष की युगल समाधि बनी हुई है।
महदहा में मिला है। अब फिर से देखिए ये 4 लोग मतलब कि 2 स्त्री 2 पुरुष कहाँ मिले हैं? सराह नहर नहर में। और जो महदहा है उसमें फिर पुरुष और स्त्री बस दोनों का युगल समाधि हमें मिली है। अब एक और पॉइंट आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं, दमदमा। ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसमें सर्वाधिक समाधान मिले हैं। कितने समाधान? तो ये 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। अब समाधान एक अलग होता है और कंकाल एक अलग होता है, ये हम कब्र समझ सकते हैं। अब ये लेखरिया है, ये भी यूपी में है, जिसमें सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कंकाल इधर मानव कंकाल, इधर मानव समाधान, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो दमदमा है उसमें सर्वाधिक समाधान और जो लेखरिया है उसमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। इसमें देखिए ये पहले आपने पढ़ा था कि 2 कंकाल मतलब कि जो युगल समाधि है वो कहाँ? महदहा में। अब 4 मतलब कि 2 मैन और 2 फीमेल, ये कहाँ मिले हैं हमें? ये मिले हैं सराय नहर राय में, सराय नहर राय में। और अब ये 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हमें? दमदमा में। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में, सॉरी। और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये इसमें लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये हमने कई बार पढ़ा होगा कि आदमगढ़ में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो ना केवल आदमगढ़ बल्कि बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है वहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और आदमगढ़ से क्या क्या भी एक चीज़ और मिली है हमें, जो कि 25,000 वर्ष पहले लघु पाषाण उपकरण भी वहाँ से, वर्ष पहले नहीं सॉरी, ये 25,000 संख्या है उपकरणों की, मैंने इधर गलत बोल दिया, जो कि 25,000 उपकरणों की संख्या है वो भी हमें प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं क्या है कि नरकंकाल और व्यवस्थित अंत्येष्टि, ये जो मिला है वो बागौर में ही मिला है। इसके अलावा अंत्येष्टि हम आगे भी देखेंगे कि कहीं और भी मिला है, वो मिला है अपने भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही। मैंने फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि BS बाकड़कर द्वारा ये भीमबेटका की खोज हुई थी। इसमें मानव अंत्येष्टि, इसके अलावा गुफा चित्रकला जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं और शायद आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो स्थान है ना केवल नवपाषाण काल बल्कि मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। और बागौर जो कि भीलवाड़ा भी मैंने बताया आपको राजस्थान में स्थित है, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय और महासतियों का टीला क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति और महासती, आप इसमें गलती मत कीजिए, महासतियों का टीला भी इसको कहते हैं। तो एक पॉइंट में आ सकता है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय या महासतियों का टीला किसे कहा जाता है? तो बागौर राजस्थान को। ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप कि आप इसको देखकर आपके रनिंग नोट्स बना रहे होंगे, और बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1-2 दिन देखेंगे तब तक तो आपको याद रहेगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। इससे बेटर है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, और अपनी सुविधा के हिसाब से जो मैं मुंह से बोलते जा रही हूँ उसको भी आपको नोट डाउन करने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट, और जितना आप क्लियर लिखेंगे आगे चल के आपको नोट्स देखने में दिक्कत नहीं जाएगी, इसीलिए परफेक्ट नोट्स बनाएं। इसके अलावा हम चलिए आगे देखते हैं कि जो एक और हमने ये बागौर तो देख लिया, इसके अलावा मध्य पाषाण काल जो है उसमें धनुष बाण का यूज़, लकड़ी की डोंगी। अब डोंगी क्या होता है? मतलब जैसे एक प्रकार का बर्तन हम समझ सकते हैं, उस बर्तन में कुछ भी रख सकते थे, जैसे कि हम फल फूल रख लिए। डोंगी एक प्रकार का बर्तन है जिसमें हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया, दफनाना, ये सब प्रथा की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अब हमने सबसे पहले, आप सोचेंगे कि मैं 2-2 फैक्ट एक साथ बता रही हूँ, क्योंकि दफनाने की या अंतिम संस्कार की प्रथा हमने पाषाण काल में भी पढ़ी थी। तो पाषाण काल में इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन यदि इसकी अधिकता देखी जाए तो ये मध्य पाषाण काल से ही मानी जाती है, ठीक है। अब हम चित्रकला, मतलब क्या चित्रकला, क्या गुफा चित्रकला, जो कि कहाँ मिली है?
भीमबेटका हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा तो है ही चित्रकला के लिए फेमस। आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें आज पता चल रहा है। और ये देखिए प्रतापगढ़, ये है उत्तर प्रदेश में, और मिर्ज़ापुर ये भी है उत्तर प्रदेश में। ये चारों जो स्थान हैं, इसमें गुफा चित्रकला बहुत तरीके से की गई है, और ये मध्य पाषाण काल का बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और अक्सर पूछा जाने वाला कॉमन पॉइंट है कि अग्नि, जो कि भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या फिर नव पाषाण काल के प्रारंभ से हुआ था। अब कहीं जब अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो यदि ऑप्शन में रहे नव पाषाण काल, मान लो नहीं रहा, तो हमें इस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसका मध्य पाषाण काल आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो काल है, इसके अंत में मतलब कि मान लो कि कुछ ही साल बचे होंगे, और वहाँ तक इन्होंने अग्नि की खोज कर ली थी। इसके बाद जो नव पाषाण काल है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में अब वो अग्नि जलाने लगे, आग का यूज़ करने लगे, क्योंकि उनको अब वो सीख गए थे आग जलाना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने कट लिया है किसी एक बुक से, क्योंकि मुझे लगा कि इससे आपको समझने में और आसानी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? मध्य पाषाण काल। अब इसका नामकरण जैसे क्या, खोज के आधार पे नवाधिशायी चरण, और ये उपकरण के आधार पे क्या, अभी अपन ने उपकरण के आधार पे ही पढ़ा है, जिसे फलक संस्कृति वो बोलते थे, चाकू संस्कृति, फलक संस्कृति, और इसमें फलक मतलब कि ब्लड स्प्रेकल संस्कृति भी कहते हैं। इसी का इन्होंने इंग्लिश कर दिया और कुछ नहीं किया। इसमें कैसे कैसे फलक है, स्प्रेकल उपकरण है, ये देखिए इधर में लिखा है हस्त कुठार वगैरह। इसकी काल अवधि यदि आपको याद करनी है तो इस तरीके से लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इतने में ही सिंपली बता दिया है। और इसमें अब हम आगे चलते हैं। उत्तरपुरा पाषाण काल, हम इस चीज़ के बारे में तो पढ़ चुके, बस हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और ऊपर से यदि आपको इस तरीके के नोट्स पसंद आए तो आप इस तरीके से माइंड में बना के भी लिख सकते हैं। स्थल अभी हमने देखा था बेलन घाटी कहाँ थी, यूपी में। सोन घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सिंह भूमि है जो अपन ने झारखंड और बिहार के क्षेत्र में देखा था, बेमुला। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में कुछ जो भी सोर्स थे अपन ने लिख चुके हैं। और उपकरण तो हम पढ़ चुके हैं, फलक है, जैसा फलक हो गया, तक्षड़ी हो गया, चाकू हो गया, ठीक है। फलक, ये देखिए ब्लेड लिखा है, उसी को हम फलक ही बोलते हैं। इसमें हालांकि इंग्लिश में लिख दिया है, इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भीमबेटका तो हज़ारों बार आ गया है, आपको समझाते समझाते बहुत रट जाएगा। जिसको पहले भीमबेटका नहीं भी पता था तो उसको याद हो जाएगा। अब है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला मैंने आपको बताया था बेलन घाटी के ही नज़दीक में है, जहाँ से क्या, मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति, हमने पढ़ा था कि हड्डी से निर्मित, पढ़ा था कि नहीं। तो यही होता है कि रिवाइज करने से हमें क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और ये जो स्थल है, इससे पूर्व हमें भले ही हो सकता था कि कंफ्यूज हो जाता, लेकिन मैंने इसको 2 बार वहाँ पे भी रिपीट करा था और अभी भी कर दे रही हूँ। ये यूपी के लोहंदा नाला से प्राप्त है, और मातृ देवी की अस्थि से निर्मित। मातृ देवी की अस्थि मतलब ये हड्डियों से निर्मित, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, पाटन या पाटने से प्राप्त शतुरमुर्ग। अभी हमने देखा था शतुरमुर्ग का कहाँ था, ये होप सो ये महाराष्ट्र में था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद हो या ना हो तो आप हाँ, तो हमने ये पढ़ा था कि महाराष्ट्र कहाँ गया, तो हमने ये पढ़ा था कि पहले भी कि पाटनी, इसमें पाटने लिखा है, हमने वहाँ पड़वे पढ़ा था, पटनी या पड़वे। तो ये जो स्थान है पड़वे या पटनी, सॉरी एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पटवे या पड़नी, ये एक ही स्थान है जो कि अपने महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे
शतुरमुर्ग के अंड कवचों पर रेखांकन किया है। हमने ऐसा साधारण सी भाषा में बताया था कि खुरचने के भी निशान मिले हैं, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। अंड कवच और सीपी के मन के मतलब कि मन के मोती, ये इनके भी साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। अब मध्य पाषाण काल हमने अभी पूरा पढ़ा है, इसको हम जब ऊपर से देख लेते हैं एक बार कि 1867-68 में किसने, आर्कीबाल्ड मतलब कि AC कार्लाइल, जो हम अभी पढ़ रहे थे ACL कार्लाइल, इन्होंने खोज की थी। साक्ष्य कहाँ से मिले थे, विंध्याचल क्षेत्र। शायद ये मैंने उस टाइम पे पॉइंट मिस कर दिया था, लेकिन मध्य पाषाण काल का जो स्थल है वो कौन सा है, विंध्याचल क्षेत्र। और अभी हमने निवासा पढ़ा था, वो हमने कहाँ पढ़ा था, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल में। अब हम ये मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं। देखिए पुरा और पाषाण में अंतर है, बहुत अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या क्या मिला है, लंगनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं। लंगनाज कहाँ है, गुजरात में है। 28 समाधियाँ इसमें लिखा है महदहा में, जबकि हमने वहाँ पढ़ा है 41, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूछेंगे कितनी भी समाधियाँ हैं, यदि आपको ऑप्शन में दिखे तो आप टिक कर दीजिएगा। बूचड़खाना मिला है, वध स्थल हमने अभी पढ़ा था। हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण, ये जो मैंने आपको बोल के समझा दिया था, इसमें लिखा हुआ है साफ कि हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण भी मिले हैं, जो कि हम अभी ऑब्जेक्टिव में आगे लगाएंगे। लेखरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मानव कंकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, जो कि यूपी में ही है। आप इधर इसमें समाधान लिखा है, वहाँ पे मानव कंकाल भी लिखे थे, मतलब कि समाधान और मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन मानव कंकाल सर्वाधिक मात्रा में। अब इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि दमदमा है 41 समाधान, इसमें देखिए ये बहुत अच्छे से लिखा है 41 समाधान मिले हैं। सराह नाहर में 11 समाधान। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, जैसे कि त्रियुग में समाधि मिली हुई है, हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। और बागौर राजस्थान और आदमगढ़ से दोनों के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, अभी हमने इसको पीछे क्लियर किया ही हुआ था। अब ये देखिए मानव अस्थि पंजर की प्राप्ति, अब ये कहाँ हुई है, इसी में। तीर धनुष ये सब हमने अभी इससे पहले पढ़ लिए थे, ये मैंने ऊपर का बता दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल से कौन कौन से क्वेश्चन संबंधित है। ये दमदमा अभी हमने पढ़ा, कहाँ है ये, यूपी में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आपको पीछे देख के फिर से क्लियर कर लेना है। आदमगढ़ अभी हमने पढ़ा है। पशुपालन के साक्ष्य मिले आदमगढ़, और एक और जगह है कौन सी है, बागौर। मेहरगढ़ ये हम नवपाषाण काल में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये अब देखिए इधर आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये सब नवपाषाण काल से संबंधित है। इसमें क्या है, हाँ ये देखिए कल ही हमने एक ऑब्जेक्टिव लगाया था, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो सीजे थॉमसन ने किया हुआ था। ये भी हमने बहुत अच्छे से कल क्लियर कर लिया था, तो आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और ये देखिए इसके अलावा कुछ और मैंने बहुत अच्छे से ये माइंड में बना के आपको भेजे हुए हैं, ये आप एक बार दृष्टि मार लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। इन्होंने 1861 में ही इसकी नियुक्ति हुई थी। विभाग कब बना था, कब नियुक्ति हुई थी, क्या चीज़ कैसा है, इसमें बहुत क्लियर लिखा है। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप ये खुद देख लीजिएगा। ये जो लोहरा देव है, ये सब ये आगे चल के हम फिर से पढ़ेंगे, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि मध्य पाषाण काल एक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, जहाँ वह स्थान कहाँ है। अब हमने देखा था एक था आदमगढ़, तो इसमें तो बागौर है ही नहीं, इसीलिए एक ही आंसर होगा। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हमने हड्डी देखा ही थे, सराह नाहर और महदहा से, इसीलिए इन दोनों के ये आंसर होंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये नवपाषाण काल की बात है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार टिक कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो ठीक है। हाँ ये 6वां क्वेश्चन देखिए, ये हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में है। ये कहाँ से मिले हैं, सराह नाहर और महदहा से।
हड्डी से निर्मित जो भी आभूषण या पात्र होंगे वो महदहा और सराहना राय से ही प्राप्त होंगे। ये चीज़ मत भूलिएगा। यदि ऑप्शन में ये रहे तो ये सबसे पहले लगाना है। एक ही कब्र से 3, अभी हमने पढ़ाई था ये सब कि एक ही कब्र से 3 जो मानव कंकाल वो कहाँ से मिले हैं हमें, दमदमा से। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सराहनहार से 4 मिले हैं, महदहा से 2, इससे 3 एक ही कब्र में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और एक और क्वेश्चन है जो कि मध्य पुरापाषाण काल और मध्यकाल से संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा है, तो यदि आपसे ये भी ना बने तो फिर तो ये मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसका डिटेल भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये सब मेरा पढ़ाना बेकार ना जाए, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और आगे चल के हम देखेंगे, आगे शायद कल मैं नया वीडियो लेके आ जाऊँगी, उसमें हम देखेंगे नवपाषाण काल और उसके बाद कुछ संस्कृति हैं, उसके बाद सीधा हम सिंधु सभ्यता में चलेंगे। और मैं सबसे पहले यही बोल देती हूँ कि हमें परीक्षा जो घटना चक्र है उसको लगाते रहना है, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होती चलेगी। और आप ये देख ही रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसीलिए आलस बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइए। और ये जो है आपको घटना चक्र बिल्कुल भी लगाना है, और ये जो डिटेल्स में लिखा है उसको ज़रूर पढ़ना है। अब डिटेल्स में मैंने क्यों नहीं पढ़ के बताया आपको, क्योंकि ये सब मैंने अभी बोल के समझा है ये सब, इसीलिए मैंने ये इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। चलिए थैंक यू, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।